हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 2 दिन से आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं और आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी। हिंदी सेकंड का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। वो है वर्ण विचार, जो कि पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि व्याकरण के 4 भाग थे। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा ध्वनि थी और वाक्य विचार। तो ये 4 जो थे उसके हमें जो 4 घटक थे उनको हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पहला कौन सा था? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार की डिटेल हम पढ़ेंगे कि बोलने में हम कुछ ध्वनियाँ करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। भाषा में सार्थक ध्वनियों को स्थान दिया गया है। सार्थक ध्वनि समूह से ही शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं। इनके द्वारा हम अपने मन के विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52। इन्हीं की मदद से अनेकानेक शब्दों की रचना होती है। तो वो किस किस प्रकार से होती है वो देखिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तीसरा, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है, अर्थात उसका व्यवस्थित क्रम होता है। तो इस प्रकार वर्णों के इसी निश्चित व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 2 चीजें होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 11। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ। यानी मेरे को आपको दोबारा नर्सरी के अंदर लेके जाना पड़ रहा है। तो क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये क्या है? व्यंजन। और अयोग्य वाह, जो अंग से अंगूर और अह है, ये अयोग्य वाह कहलाते हैं। और अन्य जो व्यंजन आते हैं वो है ड और ढ। संयुक्त व्यंजन होते हैं श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी और श से श्रवण। अब है हिंदी वर्णमाला की विशेषताएं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी ध्वनि मूलक अक्षरात्मक लिपि है, यानी अक्षरों में लिखी जाती है। री व श वर्णों का प्रयोग लिखने में ही होता है। बोलने में इसकी ध्वनि री और श की तरह होती है। र में छोटी की मात्रा और श से शलगम वाले की तरह। री, श तथा ण वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में प्राय होता है, जैसे कृपा, षटकोण आदि। पांचवी विशेषता है ड और न का अलग से प्रयोग संस्कृत में मिलता है, यानी हिंदी भाषा में इनका अलग से प्रयोग नहीं मिलता, यानी शब्दों में। संस्कृत में मिलता है, जैसे वाग्मय, नंद समास आदि। 6 है ड, ढ, ण। न व्यंजन वाक्य के आरंभ में नहीं आते, यानी किसी शब्द के आरंभ में भी नहीं आते और वाक्य के आरंभ में भी नहीं आते, जो 5वां वर्ण होता है। 7 है ड, ढ
वर्ण हिंदी के अपने वर्ण हैं, संस्कृत भाषा में ये नहीं थे। 8 आ और ज फ क्रमशः आगत स्वर और व्यंजन है। आ जिसपे अर्धचंद्र होता है वो अंग्रेजी के शब्दों में काम में लिया जाता है, ये आगत स्वर होता है। और ज और फ ये आगत व्यंजन है। अब है वर्णमाला के भेद। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अभी हम पढ़ेंगे आगे स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। जो स्वरमाला होती है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्युलयुक्त स्वर। इन तीनों को उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। अ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि, ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर में आते हैं। इनको बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। तीसरा है प्युलयुक्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, कितना समय? तिगुना समय, उन्हें हम प्युलयुक्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह एस की तरह होता है। इसका प्रयोग प्राय हम किसी को पुकारते हैं या रोने का जो स्वर होता है, जोर से गाते हैं, उस समय किया जाता है। जैसे ओम कहते हैं, या कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्वर किसके हैं? उच्चारण में लगने वाले आधार पर हम स्वर को 3 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्युलयुक्त। ह्रस्व स्वर में आ, छोटी ई, छोटा उ और री स्वर आते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर आते हैं। आगे है अनुस्वार। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिक में नाक से निकले उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? जो हम ऊपर बिंदी लगाते हैं वो। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर किया जाता है, जैसे हंस, 5, चांद आदि। अब है अयोग्य वाह। जो अंग से अंगूर और ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वर में भी नहीं है और व्यंजन में भी नहीं है, यानी इनको न स्वर में गिना जाता है न व्यंजन में गिना जाता है, पर फिर भी स्वर के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण स्वर भी नहीं कहे जाते, अतः इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है। अब है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने में होता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉफी आदि। इसी प्रकार अरबी फारसी शब्दों को लिखने में नुक्ता अर्थात अक्षर के नीचे बिंदी का प्रयोग
बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे राज, फसल, खरीद आदि। अब है हलन। जिन व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता वहाँ हलंत लगाकर दर्शाया गया है। जैसे हम विद्या लिखेंगे तो यहाँ पर द के अंदर हलंत लगा हुआ है। आगे है मात्राएं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, पर जब स्वरों का उच्चारण व्यंजनों के साथ बोला जाता है तो उसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हम मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का व्यंजन के साथ जुड़े रूप को मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर मात्राएं आपको बताई गई हैं, तो वो देखते रहिए। आ की क्या मात्रा है? डंडा। ई आगे से बनाना है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ और आ अर्धचंद। आ को स्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी से हिंदी में अपना लिए गए शब्दों में किया जाता है, जैसे ऑफिस, टॉफी, चॉकलेट, पॉलिश आदि। अब आगे जो दे रखा है वो मात्राएं बताई गई हैं, तो ये आप लोग अपने आप देखिएगा कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। और आ की मात्रा व्यंजन के बाद डंडे के रूप में आती है। ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। छोटा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। आप देख रहे हैं ना बुक के अंदर, ठीक है। बड़े छोटा ऊ और ऊ की र में मात्रा मध्यम में लगती है, मध्यम मतलब बीच में। अगला है ए, ऐ की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, यानी सिर के ऊपर। ओ, औ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे को, कौ आदि। री से ऋषि स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कृपा, श्रृंगार आदि। र की मात्रा निम्न प्रकार से लगाई जाती है। इसके कुछ नियम हैं, वो आप देखिए। जब र किसी व्यंजन से पहले उच्चारित हो तो दूसरे व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, जैसे कार्ये, क हलन प्लस आ प्लस र प्लस य, तो कार्ये। आ के बाद र का स्वर निकल रहा है। सेकेंड, जब र को किसी अन्य व्यंजन से जोड़ते हैं, र को किसी अन्य व्यंजन से जोड़ते हैं तो उसे पहले व्यंजन के नीचे की ओर जोड़ा जाता है, जैसे प्रश्न। तो प्रश्न में प के नीचे की ओर र का प्रयोग होगा, जैसे प हलन प्लस र प्लस श हलन प्लस न हलन प्लस अ, ठीक है। आगे देखिए, ट और ड के साथ र की मात्रा व्यंजन के नीचे उल्टे वी के समान लगाई जाती है। र मात्रा निम्न प्रकार से लगाई जाती है। पहली है, जब र किसी व्यंजन से पहले उच्चारित हो तो उसे दूसरे व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, जैसे कार्य। कार्य में क हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस य हलन प्लस अ, इस प्रकार आएगा। तो का बने, क में आ की मात्रा आएगी, उसके बाद र य के ऊपर र आएगा, तो बोला हमें य से पहले आएगा र बोलने में। सेकंड है, जब र को किसी अन्य व्यंजन से जोड़ते हैं तो उसे पहले व्यंजन के नीचे की ओर जोड़ा जाता है, जैसे प्रश्न। तो प हलन प्लस र हलन प्लस
अ प्लस श हलन प्लस न हलन प्लस अ। तो प्र ये क्या बन गया यहाँ पर, ये नीचे लगाया गया है, प के अंदर र, फिर ये अ आएगा, ठीक है। और श आधा और ये न। प्रश्न तीसरा है इसके अंदर नियम, ट और ड के साथ र की मात्रा व्यंजन के नीचे इस प्रकार लगती है। यानी ट और ड के अंदर जो र की मात्रा है वो उल्टा वी के समान लगाया जाता है ट और ड में। जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्र से ड्रामा, ड्रम आदि, ठीक है। आगे है विसर्ग। इसका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही मिलता है। विसर्ग का मतलब जानते हैं, जो पीछे दो बिंदी हम लगाते हैं अह शब्द से। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्राय, संभवते आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, और अनुनासिक में इसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अब सेकंड है, इसकी स्थिति स्वर व्यंजन के मध्य की है और अनुनासिक में ये स्वरों में होती है। तीसरा, ये स्वरों के बाद उच्चारित होते हैं और अनुनासिक स्वरों के ही अनुनासिक रूप होते हैं। चौथा, ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है, अनुनासिक इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। फिफ्थ, इसका चिन्ह बिंदी है और अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम व्यंजन पढ़ेंगे।